बच्चों, आज मैं आपको एक्सीलरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सीलरेशन इज ए क्वांटिटी विच इज रिलेटेड टू चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अगर डिफिनीशन की बात करें तो एक्सीलरेशन होता है टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एक्सीलरेशन। ओके, तो इसका मतलब है एक्सीलरेशन जानने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है। चेंज इन वेलोसिटी कहते किसको हैं? चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी आपको याद होगा, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं। देयरफॉर एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। दैट मीन्स एक्सीलरेशन a इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t। जो आपका सिलेबस है बच्चों, वो आपको कांस्टेंट एक्सीलरेशन पढ़ने के लिए बोलता है। एक्सीलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन में चेंज भी हो सकता है। जैसे आप सपोज करो स्कूटी या बाइक चला रहे हो तो आपके हाथ में एक्सीलरेटर होता है, तो उसको जब आप अपनी तरफ घुमाते हो या रिलीज करते हो, एक्चुअली एक्सीलरेशन में चेंज कराने की कोशिश करता है। वो उस तरह का डिवाइस है जो आपके गाड़ी को एक्सीलरेट करने की, और जब उसको आप कम करते हैं तो एक्सीलरेशन के वैल्यू को कम करने की कोशिश करता है। एक्चुअली में क्या होता है वो अलग बात है, वो डिपेंड करेगा रोड के कंडीशन पे। अब जैसे मान लो कि एक्सीलरेशन देने का मतलब तो ये नहीं है, एक्सीलरेट करने का मतलब कि गाड़ी एक्सीलरेट हो ही जाएगी। अगर मान लो कि एक छोटे से बाइक पे 3-4 हेवी बच्चे बैठ गए और वो एक्सीलरेटर दे रहे हैं मगर बाइक चलने को तैयार नहीं है, तो एक्सीलरेटर देने का मतलब ये थोड़ी ना है कि बाइक एक्सीलरेट हो जाएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन अनदर कंडीशन ऑल्सो। अब आपके गाड़ी का चक्का किसी गड्ढे में फंसा हुआ है, आप एक्सीलरेटर देंगे तो गाड़ी जरूरी नहीं है कि एक्सीलरेट होकर के दिखाएगी। सो एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेटर दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वहाँ वो डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा जब एक स्मूथ रोड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तब वहाँ पे ऐसा रिलेशन मिलेगा। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशंस होते हैं रोड पे, उसमें एक्सीलरेटर का एक्सीलरेशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन सम टाइम अक्सर ये एक्सीलरेट करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए उसको एक्सीलरेट करते हैं। दैट मीन्स आप समझ सकते हो वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है आप तो जानते ही हो कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी होता है और स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं होता। तो अगर आप बोलेंगे एक्सीलरेशन चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, तो वो बोलचाल की भाषा हो जाएगी, वो थोड़ा फिजिक्स के हिसाब से सही नहीं होगा। फिजिक्स में यू शुड बी स्ट्रिक्ट। सो एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, और अगर ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होता है और वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या होता है, तो ग्राफिकली इसको बहुत इजीली समझ सकते हो। इसमें वाई एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट करिए और एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करिए, है ना, और फिर ग्राफ बनाइए। जो रियल सिचुएशन है उसका ग्राफ बनाइए, जो डाटा आपके पास उसका ग्राफ बनाइए, और अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है वो ग्राफ को देख करके पता कर सकते हैं। इफ ग्राफ इज a straight line then acceleration is constant. If graph is not a straight line then acceleration is not constant, then it is variable. But अभी तो आप छोटे बच्चे हो ना, तो वेरिएबल एक्सीलरेशन अभी आपके सिलेबस में नहीं है।
जब आप जाएंगे ऊंचे क्लास में तब आपको सिखाया जाएगा, मैथ्स का एक नया ब्रांच आएगा, उसको बोलते हैं कैलकुलस। वहाँ से हम डील कर सकते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन का। और अभी हम आपको 3 इक्वेशंस भी सिखाएंगे एक्सीलरेशन के। तो फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत इजी है। एक्सीलरेशन के लिए हमने लिखा v माइनस यू बाई टी, और इसको फिर रीअरेंज कर दो ए टी v माइनस यू, और फिर v इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको निकालना है तो आप कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है? u प्लस वी बाई टू इंटू टी, और इसको यहाँ से सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम होता है v माइनस यू बाई ए। देखो पहली बार ये दिख रहा है कि वेक्टर कैन बी डिवाइडेड बाय वेक्टर। अब ये चीज किसी भी बुक में नहीं है। कोई भी बुक वाला ये लिखने को तैयार नहीं है कि वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। एक छोटा सा टॉपिक तो बनाना चाहिए ना। वेक्टर वेक्टर से डिवाइड हो सकता है, हो रहा है, एंड स्पेशली व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both have same direction, then the ratio of two vector gives a scalar. Proof is here। आप देखिए ना, v माइनस यू क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के डायरेक्शन सेम होते हैं। सिंस द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो ये दोनों के डायरेक्शंस वाले पार्ट कैंसिल हो गए। दैट्स व्हाई इट इज स्केलर। टाइम स्केलर क्वांटिटी, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस टाइम के यहाँ पे हमने पुट किया सेकेंड इक्वेशन में और थोड़ा सॉल्व किया, वी गेट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक बात और देखिए कि यहाँ पे जब इस लाइन से ऊपर जब भी हमने लिखा है तो एरो के साथ लिखा है वेक्टर को, लेकिन जब फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देन आई हैव रिटेन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें कहीं भी वेक्टर का साइन नहीं है, वेक्टर को हटाना पड़ा मुझे, ऐसा मजबूरी है, क्योंकि जो वेक्टर है ना उसको जब स्क्वायर करते हो, एक्चुअली व्हेन ए वेक्टर इज डॉट प्रोडक्टेड विद इटसेल्फ, देन वी गेट ए स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट करने के प्रोसेस में होता क्या है ना कि उसका डायरेक्शन वाला पार्ट हट जाता है। सो ए स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर, यू कैन से कि स्ट्रिक्टली अगर बोलें तो ए स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। दैट्स वाई हमें यहाँ वेक्टर का साइन हटाना पड़ा, और यहाँ पे ए एस के बीच में डॉट प्रोडक्ट लिख सकते थे, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट वगैरह जो है ना वो आप जब 11th क्लास में जाएंगे तब आपको सिखाया जाएगा, तो अभी उसको यूज करना ठीक नहीं है। इसलिए थर्ड इक्वेशन को हम स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं और बाकी इक्वेशंस को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे एरो नहीं लिखा तो स्केलर फॉर्म में समझा जाएगा। स्केलर फॉर्म के इक्वेशंस सिंपल सिचुएशन में सही काम करते हैं, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में है तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो कुछ डिफरेंट सिचुएशन में भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो कुछ एंगल वगैरह बनता है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इनके डायरेक्शंस के बीच में अगर कोई एंगल है तो भी ये इक्वेशन ज़्यादा अच्छे से एक्ट करेगा। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना ज़्यादा अच्छा है इंस्टीड ऑफ स्केलर फॉर्म। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको फटाफट लाइक करिए आप, और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे चाहिए ना आपको हमारा ऐसा ढेर सारा वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, फिजिक्स में मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय।